अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वही जो सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर हैं, हम उन्हीं को ही करेंगे। उसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 7.4, उसकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों 7.4 में वो ये पूछता है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद SHM इन अ टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड इफ द एम्पलीट्यूड इज ए। और अब इसमें है क्या, वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फ़र्ज़ करें जैसे कि पेंडुलम है और वो पेंडुलम जो है वो उसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस आपको पता है एम्पलीट्यूड है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये किसके बराबर है, ए। अब वो क्या करता है, वो एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करता है। एक वाइब्रेशन यानी कि टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब है उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। एक वाइब्रेशन के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर मैं सिंपली बताऊं कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 4a डिस्टेंस। अच्छा, 4a कैसे किया, हुआ ये है कि अब वाइब्रेशन फ़र्ज करते हैं, हम एक्सट्रीम से शुरू करते हैं कि बॉडी का जो शुरू होता है से कि वाइब्रेशन वो एक्सट्रीम से है। अब वो जो बॉडी है वो गई, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इस दौरान उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया a, ठीक है, फिर गई मीन से एक्सट्रीम ए। तो हाफ वाइब्रेशन के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, 2a। अब वो वापस आएगी ये, फिर एक और है, और जब वो वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट करेगी जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आ गई, तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस a प्लस a और प्लस a, ठीक है। तो ये कितने आ गए, 4a, ठीक है। तो इस तरह जब बॉडी जो है वो चलती है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एम्पलीट्यूड का 4 टाइम्स वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर हम इस क्वेश्चन को यूं करें कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन में आपको पता है कि बॉडी जहां से चली है वहीं पे वापस आ जाएगी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई भी मतलब चेंज नहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर पूछा जाए कि एक वाइब्रेशन के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो आंसर आएगा 0। अगर कोई और वैल्यू दे दी जाए, फ़र्ज़ कर लें कि वो कहता है कि एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, बताएं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आपको पता है कि वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड का 4 टाइम्स, एक वाइब्रेशन में 4 टाइम्स। तो आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलती, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछता है कि व्हाट हैपन्स टू द पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ द लेंथ इज डबल्ड एंड व्हाट हैपन इफ द मास इज डबल्ड। अगर तो पीरियड ऑफ पेंडुलम को पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ अगर डबल की बात करें, ठीक है, तो इसमें बचे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा √2 टाइम्स। जो न्यू है अगर हम टी डैश कहें और ये टी, तो फिर ये फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैस को डबल किया गया है और पूछा जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसमें बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टी डैश इक्वल होगा टी के। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों है। उसमें हम जब लेंथ डबल करेंगे तो आपको पता है कि पहले आप t इज इक्वल टू लिख दें, क्या है, 2 पाई √L ओवर g। अब जो न्यू है L डैश, लेंथ डबल होगी तो L डैश जो है वो इक्वल है 2L के, यानी कि पहले वाली जो लेंथ थी L उसका डबल। तो t डैश क्या आएगा, t डैश बराबर आ जाएगा 2 पाई √L डैश की जगह आप लिख देंगे 2L डिवाइडेड बाय g। अब इसमें आप देखें कि ये सारे का सारा रिलेशन ऊपर जैसा ही है, ठीक है। ऊपर जैसे मिसाल के तौर पर 2 पाई की जगह 2 पाई आ रहा है, अंडर रूट की जगह अंडर रूट आ रहा है, L की जगह L आ रहा है और G की जगह G आ रहा है। लेकिन क्या डिफरेंट है,
2, ठीक है। तो अगर हम 2 बाहर निकालेंगे तो जाहिर है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो t डैश आ जाएगा 2 अंडर रूट, बाकी अंदर क्या बचा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर l ओवर g। तो इस तरह t डैश बराबर आ गया ये स्क्वायर रूट 2 ये वाला, और ये आपको पता है ये वाली जगह जो है वो किसके बराबर है t, तो t डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 t। अच्छा, जो नेक्स्ट है कि मैथ्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप इस फार्मूला में देखें कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट है किसका l ओवर g का। इसमें आप देख रहे हैं कि m नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड मैथ्स पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आप मैथ्स को चेंज कर देंगे तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो न्यू टाइम पीरियड है और ओल्ड टाइम पीरियड है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट में वो ये पूछता है कि does the acceleration of a simple oscillator remains constant during its motion? Is the acceleration ever zero? एक्सप्लेन, कि क्या जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है और क्या एक्सेलरेशन जीरो भी होता है, एक्सप्लेन करें। अब आपने रिलेशन पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बच्चों की एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। जो रिलेशन हम जब हम इसे डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और डायरेक्टेड एट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, और अगर एक्स कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स कांस्टेंट नहीं रहता, इस वजह से क्योंकि एक्स कांस्टेंट नहीं रहता तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो पहले का जो आंसर है वो ये है कि नहीं, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहता, और उसकी वजह यही है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बार बार चेंज होता रहता है। क्या एक्सेलरेशन वो कहता है कि ज़ीरो भी होता है। तो अगर हम इस रिलेशन को सॉल्व करते थे तो आपको याद हो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, ठीक है, या ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, जो भी आप रिलेशन यूज करें, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स जो आप रिलेशन यूज कर रहे हैं। अगर मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग है तो उसके लिए ये यूज कर रहे थे, और अगर जो है वो सिंपली वो जो जिसमें हम प्रूव करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो रेप्लिका है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो रेप्लिका है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो उसमें हम ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं। अच्छा, अगर हम ये रिलेशन यूज़ करें तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, लेकिन कब, जब जो है वो x क्या हो, ज़ीरो हो। तो हाँ, जहाँ x ज़ीरो है वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और x ज़ीरो कहाँ है, मीन पोजीशन पर, क्योंकि x जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे ज़ीरो होगा। तो इस क्वेश्चन में गालबन 7.7 है बच्चों कि फेज एंगल की डेफिनेशन पूछी है, और ये एंगल क्या ये एंगल डिफाइन करता है बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। तो इसमें बच्चे आ जाता है कि एक तो हमने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, ये आपको डेफिनेशन जो है वो नज़र आ रही होगी कि ये जो थीटा है ये जो आपको सामने डेफिनेशन नज़र आ रही होगी कि ये वो एंगल है जो यानी कि फेज एंगल जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को। अब कैसे वो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट है आप पे। अगर आपने टॉपिक पढ़ा था फेज एंगल वाला तो शायद आपको याद हो कि मैंने बताया कि जैसा कि सिंपल अगर हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो एक तो यही कि ये रेफरेंस एंगल रेफरेंस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, वो ओमेगा टी आ गया। दूसरा ये भी बताता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, या बॉडी क्या मीन पर है या एक्सट्रीम पर। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिख दूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी रिलेशन, ठीक है, तो क्या ये रिलेशन गलत है, तो नहीं, ये गलत नहीं है। तो फिर आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये रिलेशन तब वैलिड है जब बॉडी जो है वो स्टार्ट मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन से लें, और
जो रेफरेंस एंगल है वो मीन पोजीशन के साथ लें तो ओमेगा टी ये आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये रिलेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। फिर इसी तरह अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो नेगेटिव एक्सट्रीम भी हो सकता है, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो ओमेगा टी है उसमें प्लस या माइनस करके जो है वो सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि बॉडी का जो रेफरेंस एक्सिस के साथ क्या जो है वो एंगल है और किस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट वो ये पूछता है कि एंगल क्या ये डिफाइन करता है बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एम्पलीट्यूड को कहते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स यानी कि वो फोर्स जो कि प्रोड्यूस कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ड्राइविंग फोर्स अगर आपको याद हो, एक हम पढ़ते हैं फ्री ऑसिलेशंस, ठीक है, कि जिसमें हम बॉडी को वाइब्रेट करवाते हैं और उसके बाद फर्दर वो फोर्स नहीं लगाते रहते बल्कि वो रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर बॉडी जो है वो मूव करती रहती। और एक था ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें हम फोर्स ऑसिलेशन लेते हैं कि जहाँ पर हम जो कांस्टेंट है वो फोर्स अप्लाई करते रहते हैं बॉडी को वाइब्रेट करवाने के लिए। तो अब उनमें तमाम में आप देखें, ठीक है, जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें आप देखें कि आप जब ड्राइविंग फोर्स लेंगे जो कि बॉडी पर एक्ट कर रही है और जो डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे लें तो दोनों तकरीबन जो है वो एक ही पॉइंट पर आएंगे। तो जो एंगल है फेज एंगल वो आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पे पेंडुलम ही के एग्जांपल है कि जिसपे हम जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। अब जो एम्पलीट्यूड है फर्ज करें अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये एम्पलीट्यूड है और ये जो है ड्राइविंग फोर्स है कि हम इधर से उसे जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, उसे फिंगर से जैसे कि हिट करते हैं जब वो यहाँ पर एक्सट्रीम पर पहुँचता है। तो आप देखेंगे कि ये एंगल जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान नहीं है बल्कि ये किसके दरमियान है, वो जो एंगल थीटा ले रहे हैं हम ये किसके दरमियान है, ये जो थीटा ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं रेफरेंस एक्सिस के साथ। और ये एंगल जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है ना, ये एंगल बार बार चेंज होता रहता है जब डिस्प्लेसमेंट कम होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन तो थीटा की वैल्यू कम भी होती है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन तो ये जो है वो ज़्यादा भी मतलब जो है वो हो जाता है जैसा कि बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होती जाती है फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहती। तो इससे यही पता चला कि ये कोई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल नहीं है। अच्छा बच्चे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो हम एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं 11, 12 और 13 ये बच्चों लिखे हुए हैं होमवर्क में, तो ये आपको ट्राई कीजिएगा, ये हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं तो आप ट्राई कीजिएगा और अगर आपको कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे कि इसमें है रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग विद ऑसिलेटिंग विद एसएचएम। तो इसमें आपने वही एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम वाले टॉपिक से हेल्प लेनी है और किस तरह जो है जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इसको ट्राई करना है। फिर बच्चों यहाँ पर आपने कोई फिनोमिना एक्सप्लेन करना है जिसमें रेजोनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे कि बुक में बहुत सारी उसने एक्सप्लेनेशन बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया है तो आप इसमें उसमें से कोई एक एग्जांपल को ले लीजिएगा। आप जैसे कि रेडियो के ट्यूनिंग वाली एग्जांपल ले सकते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं वो जो माइक्रोवेव वाली एग्जांपल ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल आप जो है वो एक्सप्लेन कर लीजिएगा। फिर जो लास्ट है होमवर्क वाले एग्जांपल में उसमें वो कहता है कि एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम को जो है वो आपने लटकाया है और उसे आपने वाइब्रेशन करवाई। फिर वो जो वाइब्रेशन है वो मुसलसल कायम नहीं रहती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो इस पे भी अगर आप सिंपल थोड़ा सा सोचें तो आप बता सकेंगे कि क्या जो है वो लॉसेस हैं जिसकी वजह से मोशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैम्प होती जाती है। तो आप डैम्प ऑसिलेशन से हेल्प ले सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो जो एक क्वेश्चन छोड़ा था उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे ये जो क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट व्हिच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ये जो वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है यहाँ से आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आप लिंक को पढ़ें तो इसमें आप देख सकते हैं कि फिनोमिना ऑफ बीट्स में ऐसा होता है कि दोनों जो हैं वो हार्मोनिक मोशंस आपस में ऐड होती हैं और रिजल्टेंट प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा इंटरफेरेंस में भी बीट्स में क्या होता है बच्चे कि दो जो हैं वो वेव प्रोड्यूस होती हैं साउंड वाली, और दोनों की जो वो जो वेव्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग लाउड और लो साउंड जो है वो आपको सुनाई देती है। तो वो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट चैप्टर में है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूस कर सकते हैं हम दो हार्मोनिक मोशंस को ऐड कर सकते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो और उनका फेज डिफरेंस थोड़ा सा, जो फेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। हाँ, क्या फेज बिल्कुल सेम हो तब भी प्रोड्यूस हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। उसकी भी जो डिटेल है वो नेक्स्ट चैप्टर में मौजूद है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि दो वेव्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और दोनों का जो फेज़ है वो भी सेम होता है, और ये जब वेव्स आपस में मिलती हैं तो मतलब जो है वो लाउड और मतलब कहीं पे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, मतलब एक दूसरे का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करती हैं और डिक्रीज भी करती हैं। तो इस तरह मतलब हम कह सकते हैं कि दो जो मोशंस हैं सिंपल हार्मोनिक वो प्रोड्यूस कर सकती हैं फर्दर सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोवाइडेड कि उनका फेज दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन और उनका फेज जो है वो सेम हो या स्लाइटली डिफरेंट भी हो, तब भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि हम उस फिनोमेना को देख सकें इस लिंक के ज़रिए। प्रॉपर मैं सेट नहीं कर पा रहा। अच्छा बच्चों, ये आपको सामने नज़र आ रही हैं दो वेव्स हैं, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। अच्छा, जो ब्लू है ग्रीन है और नीचे आपको नज़र आ रही है एक रेड। जो रेड है वो रिजल्टेंट है, ब्लू और ग्रीन। अच्छा, अगर आप ब्लू और ग्रीन को देखें तो आपको ये किसी हद तक आउट ऑफ फेज, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी, और ये उनका रिजल्टेंट है जहाँ पर लाउड भी प्रोड्यूस हो रहा है और जो है वो फेंट भी। यहाँ पर जहाँ पर ये एम्पलीट्यूड कम है ये फेंट है और यहाँ पर जो है बड़ी वेव है ये लाउड है। अच्छा, क्या हो अगर मैं फेज डिफरेंस ख़त्म कर दूँ? ये ओमेगा को देखिएगा, अगर मैं सेम कर दूँ ओमेगा, दोनों का ओमेगा सेम कर दिया है, तो फिर प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अब ओमेगा ज़ीरो हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जाहिर है कि वो वेव्स जनरेट ही नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को बढ़ा दूं, ठीक है, मैं ऐसे बंद कर देता हूँ और इधर भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसमें था स्लाइटली डिफरेंट था, अब ओमेगा को सेम कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये वाली देखें, रिजल्टेंट वेव जो है वो एक बड़ी वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। फेज डिफरेंस थोड़ा सा है लेकिन कहीं पे वो कंस्ट्रक्टिवली ये जो है वो जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा वो एक दूसरे को फेवर करेंगे। ठीक है, अगर मैं फेज डिफरेंस आउट ऑफ फेज हो गई, ठीक है, आउट ऑफ ये इन फेज हो गए। ठीक है, ये बच्चे इन फेज हो गए। जब इन फेज हो गए तो आपको एक लाउड साउंड, ये देखें ये दोनों वेव्स मिली हैं और इस तरह आपको एक बड़ी वेव जो है वो जनरेट हुई है। ठीक है, तो अगर इन फेज है ये कहलाता है इंटरफेरेंस। ये जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस है, और यहाँ पर क्या है कि ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर के एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से और एक वेव का ट्रफ जो है वो दूसरी वेव के ट्रफ से मिलता है, तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं और एक आपको लाउड साउंड सुनाई देती है। तो ये तो है हमारा। अगर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फेज कर दूँ इन्हें,
और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट कर दूं, ठीक है। ये बच्चों ये बीट्स हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो अभी प्रोड्यूस हो रही थी, ये क्या है, ये बीट्स हैं। ये वाला फिनोमेना बीट्स कहलाता है। इससे पहले जो है वो इंटरफेरेंस था। और इस तरह आप देख सकते हैं कि जब वो इन फेज हो या इवन कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट भी हो, लेकिन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है, तब भी दोनों जो हार्मोनिक मोशन है उन्हें ऐड करके एक और हार्मोनिक मोशन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे। इस टॉपिक को देख लीजिएगा और अगर आपको कोई भी मसला है तो लाजमी पूछिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।